हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी ज्ञानदानी। दिस इज शशि सोनी। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक बेहतरीन ढंग से पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी। तो देखिए, हम जो है अभी तक हमने पूरी बायो और पूरी केमिस्ट्री कवर कर ली है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पूरा जो है थ्योरी कंप्लीट कर ली है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, उसका भी सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आज से हम करेंगे फिजिक्स। ठीक है, हमने पूरी बायो देखी, खत्म कर लिया पूरा टॉपिक। उसके बाद हमने पूरी केमिस्ट्री समझ ली। आज से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, यानी कि भौतिकी की बात करेंगे। तो भौतिक विज्ञान आपका क्या होता है, मेनली आपके इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उन क्वेश्चन उन टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। और आज से हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो चलिए पढ़ स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, आइए देखेंगे सबसे पहले क्या फिजिक्स के बारे में समझेंगे। पहले देखेंगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की बात करेंगे, यानी कि भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। भौतिक विज्ञान हमारा यहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको समझ लेते हैं। तो इसमें आपके सबसे पहले जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है जिसको हम कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट यूनिट एंड डायमेंशन, मापन और आपके इकाइयां जो होती हैं उसकी मापन की। दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें आपका आता है मैकेनिक्स, जिसको हम यांत्रिकी भी कहते हैं, या मोशन के बारे में भी इसी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसकी बात करेंगे हम? मैकेनिक्स की। उसके बाद तीसरे हम देखेंगे लॉ ऑफ मोशन। क्या? लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति का जो है नियम देखेंगे। फिर इसी में हम समझेंगे, देखिए इन सब टॉपिक से, ये जो टॉपिक्स लिखे जा रहे हैं इन सब टॉपिक से मेजर मेजर क्वेश्चंस बने हैं आपके, तो इसीलिए आपको इन टॉपिक्स के बारे में पहले डिस्कशन हम करेंगे। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की। किसकी? ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे। ठीक है, किसकी? गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे कि हम क्यों नहीं उड़ पाते भाई। गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे लाइट का चैप्टर है लाइट, प्रकाश की बात करेंगे। ठीक है, प्रकाश क्या होता है इसी में हम पढ़ते हैं। लेंस के बारे में, कौन कौन सा लेंस होता है, कनकेव लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, इसकी चर्चा हम करेंगे प्रकाश वाले चैप्टर में। फिर हम देखेंगे इसी में नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे इसी में आपका इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड 7 देखेंगे हम। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे प्रश्न बने हैं बहुत ज्यादा। तो इन्हीं टॉपिक्स पे हम फोकस करके चलेंगे। उसके बाद जो 2-3 चैप्टर हैं जिसमें आपके विविध सेक्शन है, वहां से कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसका भी डिस्कशन हम करेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स की अगर हम बात करें, फिजिक्स में अगर हम किसकी बात करें? मापन की। पहला चैप्टर अगर हम देखें यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, पहला चैप्टर अगर हम ले लें इसमें यूनिट एंड डायमेंशन की अगर हम बात करें, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, मतलब इकाई। अगर हम मापन और मात्रक या इकाइयों की बात करें तो किसी भी वस्तु को मापने के लिए एक पैमाना होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को, जैसे आप खाना खा रहे हो तो उसके आप कितना खाओगे, कितनी मात्रा में खाओगे, उसकी नापने के लिए एक यूनिट है। जैसे आप कपड़ा खरीदने गए, कपड़ा सिलवाने के लिए आप खरीदने जाते हो, लेते हो ना कपड़ा, पैंट बनवाना है, शर्ट बनवानी है, तो कपड़े खरीदते हो जाके, तो आप बताओगे वहां पे कितना आपको कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो ये यूनिट एंड डायमेंशन जो है, ये मेजरली जो है आपके 2 फैक्टर पे निर्भर करता है। किस पे? अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट की इकाई की बात करें, अगर इकाई, तो ये आपके 2 फैक्टर पे निर्भर करता है। अगर इस 2 फैक्टर की हम चर्चा करें तो इसमें क्या आता है, हम देखते हैं
सबसे पहले देखेंगे कि किसी भी वस्तु को मापने हेतु दो फैक्टर होते हैं। क्या? किसी भी वस्तु को मापने हेतु दो फैक्टर होते हैं। वो दोनों फैक्टर कौन कौन सा है? पहला है आपका मैग्नीट्यूड, पहला है आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? परिमाण की। ठीक है। और दूसरा है आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा है आपका यूनिट। दूसरा क्या है? यूनिट यानी कि इकाई। किसकी बात कर रहे हैं? इकाई की बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये एक लाइन है यहां से यहां तक। ठीक है। ये ए जो है यहाँ बी तक गया, तो ये जो लेंथ मेजर कर रहे हो आप, लंबाई को मेजर कर रहे हो, तो मैग्नीट्यूड का मतलब आप इसमें संख्या से भी इसको ले सकते हो। क्या? संख्या। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 5 कोई भी वस्तु है, जैसे उसका वजन बता रहे हैं, मैंने कहा 5 है। किसी ने पूछा कि कितना है ये, मान लीजिए एक बोरी आई, एक बोरी चावल आया। ठीक है। और आपके पिताजी ने पूछा कि ये कितना है, आप कहोगे 50। तो 50 क्या? 50 है तो 50 क्या है? इसके साथ आप बताओगे 50 केजी यानी किलोग्राम है। तो ये जो नंबर आपने कहा 50, ये आपका होता है परिमाण या संख्या, मैग्नीट्यूड की बता रहा है ये। और जो ये केजी की हमने बात की, किलोग्राम की जो हमने बात की, ये आपको यूनिट को शो कर रहा है। ऐसे आप कहते हो कि जैसे ये ए बी तक सफर करता है, तो ये यहां से यहां तक लंबाई कितनी हो गई? हमने कह दिया कि 5 है। तो 5 क्या? 5 तो सिर्फ संख्या है। तो संख्या से क्या आप समझ पाओगे कि ये क्या बता रहा है? यूनिट। इसको अब इसके मापने के लिए एक यूनिट बनाई गई है। ठीक है। यो यूनिट कौन सी है? मैंने कहा 5 किलोमीटर। अब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए कि व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है, कि ए बी से 5 गया। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि कह क्या रहा है ना? कहना क्या चाहता है ये नहीं पता। अगर उसने कहा कि ए को बी तक जाने में ए की बी तक की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर से आप बिल्कुल तुरंत समझ गए कि ये लंबाई की बात कर रहा है और दूरी की बात कर रहा है कि कितनी दूरी है। ठीक है। तो जो आपकी संख्या की बात की जाएगी वो आपका कहलाएगा मैग्नीट्यूड, और जो उसके साथ इकाई यूज हो रही है, किलोग्राम है या फिर आपका किलोमीटर है, ग्राम है। ठीक है। या फिर केल्विन का होता है टेम्परेचर नापने के लिए। तो ये सारी चीजें आपकी यूनिट में काउंट की जाती है। किस में काउंट की जाती है? यूनिट में काउंट की जाती है। चलिए अब इसमें हम अगर यूनिट की बात करें, इसी के आगे यूनिट की बात करें, इसी में हम समझेंगे यूनिट को। अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट, तो इसकी दो प्रकार से इसकी इकाइयां हैं। ठीक है। यूनिट की देखी जाए अगर, तो ये 2 प्रकार का है। पहला है आपका फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है। या मूलभूत राशियां इसको कह सकते हैं, मूलभूत राशियां, मूलभूत राशियां। ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे, दूसरी वाली है डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। अब व्युत्पन्न राशियों का मतलब क्या है और मूल राशियों का मतलब क्या है? मूल राशियों का मतलब है कि जो आपके प्रकृति रूप में उपस्थित हैं, ऐसी राशियां जो किसी दूसरी राशियों पे निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है। ऐसी राशियां जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। यहीं पे नीचे लिख देंगे, ऐसी भौतिक राशियां जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती,
ठीक है, ऐसी राशियां जो किसी दूसरे भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, वो आपकी राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। तो मूल राशियां आपकी है कितनी? ये आपकी 7 है टोटल। कितनी है? 7 है। उसकी चर्चा अभी करेंगे। व्युत्पन्न राशियों की बात करेंगे। व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो ऐसी राशियां जो दूसरे राशियों के ऊपर निर्भर करती हैं। दूसरे क्या? मूलभूत राशियों के ऊपर निर्भर करती हैं, यानी कि ये राशियां पूरी तरीके से इसके ऊपर निर्भर करती हैं। ठीक है, ये व्युत्पन्न जो राशियां हैं इन्हीं मूल राशियों से निर्मित हैं, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बहुत ज्यादा। इसी सेक्शन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ऐसी राशियां जो मूलभूत राशियों पर निर्भर होती हैं। क्या होती है? निर्भर होती हैं। ऐसी राशियां जो मूलभूत राशियों पर निर्भर होती है। समझ आई ना बात आपको? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाए हम। जस्ट वेट अ मिनट, बस 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स। ठीक है, अपने नोट्स पे आ जाएंगे हम। यहाँ से जो है समझते चलेंगे, चीजों को समझते चलेंगे बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन ढंग से। आपके लिए देखिए नेहा मैम ने बहुत ही चुनिंदा पॉइंट्स को ढूंढ के बहुत मेहनत से बनाई है ये नोट्स, तो आप इसको समझ सकते हो बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। चलो देखते हैं। पहले तो बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान पूछा नहीं जाता है इससे प्रश्न, लेकिन आप जानकारी के लिए बस रखो कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा यानी कि मैटर और एनर्जी की बात हो रही है, इसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन व संबंध की चर्चा करते हैं हम इसमें फिजिक्स में। अच्छा, कुछ इसमें शाखाएं हैं इसकी, कुछ इसको हम थोड़ा सा देखते चलेंगे। मैकेनिक्स की, जैसे मैंने अभी चैप्टर में बताया कि मैकेनिक्स एक चैप्टर है, यांत्रिकी एक चैप्टर है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यांत्रिकी की बात करेंगे। विभिन्न प्रकार के बलों और उनके प्रभावों का अध्ययन है। क्या है? विभिन्न प्रकार के बलों एवं प्रभावों का अध्ययन है। अच्छा, इसको हम थोड़ी सा बाद में देखेंगे, पहले हमने स्टार्ट कर दिया था मेजरमेंट, तो उसको हम देख लेते हैं, मापन को, उसके बाद उसको देखेंगे हम। ठीक है, चलिए। विभिन्न राशियों को मैंने कहा पूर्णतः व्यक्त करने के लिए उनकी पारस्परिक तुलना व संक्रियाएं करने के लिए उनके मापन की आवश्यकता होती है। इनके कहने का अर्थ ये है कि किसी भी वस्तु को मापने की एक क्रिया होती है। ठीक है, बहुत आवश्यक भी है, अदरवाइज हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी चीज को? मापने के लिए 2 तथ्यों का ज्ञान होना आवश्यक है, आंकिक मान और मात्रक या इकाई। वही हमने मैग्नीट्यूड और यूनिट की बात कर ली। जैसे हम स्टडी टेबल की ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं तो आंकिक मान के साथ मात्रक का प्रयोग, ये मैंने आपको समझाया। जैसे कोई टेबल है, ये कोई टेबल है ना, ये कोई टेबल है, ठीक है, तो अब इसकी ऊंचाई बतानी है, तो उसकी ऊंचाई हम क्या बताएंगे? कहेंगे 1, तो ये आंकिक मान हो गया, 1 तो आंकिक मान हो गया। और मैंने कहा मीटर, ये उसका मात्रक हो गया। जैसे अभी आपने पीछे समझा था कि आप एक बोरी चावल लेके आए, तो आपने कहा कि ये 50 है, तो 50 आंकिक मान यानी कि मैग्नीट्यूड या परिमाण हो गया। और आपने कहा कि किलोग्राम है, तो ये उसकी यूनिट हो गई। चलिए मात्रक की बात करेंगे। भौतिक राशियों को मापने की इकाई को ही हम यूनिट्स कहते हैं। भौतिक राशि को मापने के लिए किसी निश्चित परिमाण जो नाम दिया जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत होता है। चलिए आगे देखेंगे। भौतिक विज्ञान मापन की 3 पद्धतियां प्रचलित है। देखिए 3 प्रकार की पद्धतियां प्रचलित है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है, उसकी भी हम बात करेंगे। सीजीएस की बात करेंगे। सीजीएस इसको कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये मापने की एक प्रणाली है। ठीक है, इसको फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। एफपीएस प्रणाली की बात करेंगे या एफपीएस पद्धति, तो फुट पाउंड सेकंड। एफपीएस, एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकंड होता है।
एमकेएस पद्धति की बात करेंगे तो ये व्यवहारिक पद्धति भी कहते हैं इसको, एमकेएस यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है, एमकेएस पद्धति। चलिए मूल राशियों तथा मूल मात्रक की बात करेंगे और पूरक मूल मात्रक की बात करेंगे इसी में। तो ये हमारी 7 मूल राशियां होती हैं, ये 7 आपकी मूल राशियां होती हैं। इनको हम देखेंगे, लंबाई इसका मात्रक मीटर होता है जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द्रव्यमान किलोग्राम, इसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे समय, समय का मात्रक होता है सेकंड जिसको हम एस, इसका प्रतीक लिख रहे हैं, सिंबल, सिंबल लिख रहे हैं ये सब, ठीक है, सिंबल प्रतीक की बात कर रहे हैं। ताप की बात करें अगर तो केल्विन से मेजर करते हैं, इसका प्रतीक के होता है। विद्युत धारा की बात करें तो एम्पियर, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आप क्या कहोगे, एम्पियर। क्या बताएंगे आप, एम्पियर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ज्योति तीव्रता की बात करेंगे तो इसका मात्रक होता है कैंडेला और इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पदार्थ की मात्रा की बात करें तो ये इसका मात्रक होता है मोल और इसको MOL से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किससे, MOL से। समतल और 2 पूरक, ये 2 प्रकार के आपके पूरक मूल मात्रक, एक होता है समतल कोण जिसको हम कहते हैं रेडियन और एक होता है घन कोण जिसको कहते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। ये 2 आपके पूरक मात्रक है, क्या है, पूरक या मूल पूरक मात्रक है। और ये 7 आपके मूल मात्रक है, इसको आप याद कर लो। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। इतना रट लीजिए, यहां से प्रश्न पूछा गया है। इसके मात्रक, इसके सिंबल की बात करें तो आपके मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, केल्विन को के से रिप्रेजेंट करेंगे, एम्पियर को ए से, कैंडेला सीडी, मोल का आपका MOL होता है, MOL मोल, ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं हो। आगे देखेंगे, SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, फुल फॉर्म पूछ सकता है कि SI यूनिट का फुल फॉर्म बताइए, तो इसका थोड़ा सा आपका ऐसे उल्टा कर दिया है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसकी हम बात करेंगे तो मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, मतलब ये पूरे विश्व में प्रमाणित है। 1967 में जिनेवा में माप तौल अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, बात है 1967 की, जिनेवा में इस पद्धति को स्वीकार कर लिया गया था। चलिए व्युत्पन्न राशियों की बात करेंगे तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्युत्पादित की जाती हैं, मतलब ये जो 7 मूल राशियां हैं इन्हीं से बनाई जाती हैं, इनको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, आयतन, वेग, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, ये देखिए ये आप बहुत याद करोगे, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है ये, इसको याद कर लेंगे, कौन सी मूल राशियां, मूल राशियां 7 याद कर लेंगे। फिर उसके बाद ये सब व्युत्पन्न राशि, जैसे हमने बात करी क्षेत्रफल की, ठीक है, हमने बात की क्षेत्रफल की, ये भी समझा देते हैं, जैसे क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है ना भाई, मैथ वाले बताएंगे, बेसिक नॉलेज सबको होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई। अच्छा हम इस बोर्ड की अगर हम बात करें, इस बोर्ड की, तो यहां से वहां तक क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई, है ना, यहां से वहां तक बोर्ड की लंबाई हो गई। और इधर किनारे की बात करें तो ये इसकी चौड़ाई हो गई, है ना, इधर इस साइड ले लो चाहे तो इस साइड ले लो, ये इसकी चौड़ाई हो गई, है ना, ये उसकी बोर्ड की लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो भाई हमने लंबाई को मीटर से नापा था, मीटर से मापा था, तो ये मीटर हो गया, तो ये भी तो एक लंबाई ही है, इसको भी हमने मीटर से ही मापा। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि मीटर गुना मीटर कर, यहीं पे देख, पहले ऐसे कर लेते हैं, 2 बार मीटर आ रहा, मीटर, लंबाई के लिए भी मीटर यूज कर रहे हैं और चौड़ाई के लिए भी हमने मीटर यूज किया, तो मीटर गुना मीटर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। बात समझ आ रही, क्षेत्रफल का आप किसी भी क्षेत्रफल में कहते हैं ना ए स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल की जब भी बात करेंगे तो क्षेत्रफल में दो चीजें मेजर की जाती है, एक आपकी लंबाई, दूसरी चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है आपका क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो लंबाई भी मीटर में नापेंगे और चौड़ाई भी मीटर में नापेंगे, तो 2 बार मीटर का गुणा हो रहा है, इसका मतलब मीटर का स्क्वायर। ये है आपकी व्युत्पन्न
राशियां, एक बार लंबाई उधर थी, जो मूल राशि थी, उसी मूल राशि से हमने व्युत्पन्न राशि बना दी। चलिए आयतन की बात करेंगे तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि आपका m का क्यूब हो गया, है ना। बात समझ आ रही होगी आपको। व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे, डेराइव्ड, मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि मीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। आयतन की बात करें तो ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसमें तीन चीजें आ रही हैं आपकी। तो हम लंबाई को भी मीटर में मेजर करेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में ही मेजर करेंगे और ऊंचाई को भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लंबाई का मात्रक मीटर है। तो m आया 3 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं m का क्यूब। ऐसे भी तो लिख सकते हैं अगर हम यहाँ आयतन की बात कर रहे हैं। तो बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख राशियां एवं उनके मात्रक, यहाँ से देखिए प्रश्न पूछा जाता है। पहली बात हम कर रहे हैं प्रकाश वर्ष की यानी कि लाइट ईयर की। लाइट ईयर की बात करें तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, किसके द्वारा, सनलाइट की बात कर रहे हैं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। ये आपका पूछा हुआ है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। ये प्रश्न पूछा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो कितना होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। कितना होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। चलिए खगोलीय इकाई की बात करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करेंगे। तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, सूर्य ये है हमारा सूर्य, ठीक है, और ये है हमारी पृथ्वी, ठीक। अब इनके बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी क्या कह रहा है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी ज्ञात करने की इकाई है। ये जो बीच की दूरी है, ये डिस्टेंस, इसी दूरी को, औसत दूरी को माप करने की इकाई होती है खगोलीय इकाई, ठीक है। खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है आपका 1.446 इंटू 10 टू द पावर 11। कितना 1.446 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है एक खगोलीय इकाई की दूरी। क्या, एक खगोलीय इकाई की दूरी। खगोलीय इकाई क्या है आपके, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, ठीक है। चलिए आगे पारसेक की बात करेंगे। पारसेक क्या होता है, ये भी दूरी मापने का पैमाना है। आपसे प्रश्न पूछेगा पारसेक किस प्रकार का पैमाना है, दूरी मापने का, ठीक है, प्रकाश वर्ष मापने का, मतलब 4 ऑप्शन आप याद रखोगे कि दूरी, वजन मापने का, तो आप इतना याद रखो कि दूरी मापने का पैमाना है ये, ठीक है। पारसेक क्या है, दूरी मापने का पैमाना है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पारसेक बराबर होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। 3 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर एक पारसेक बराबर होती है कितनी, 3 इंटू 3 गुना 10 पे घाते 16। चलिए नोट की अगर हम बात करें, कुछ नोट पॉइंट। तेल की माप बैरल में की जाती है। जो तेल आता है ना वो बैरल में भर के आता है। तो तेल की माप, हम जो लिक्विड है उसकी माप किसमें करते हैं, बैरल में। एक बैरल बराबर होता है आपका 159 लीटर। ये पूछा हुआ प्रश्न है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, आप क्या कहेंगे 159 लीटर। पाउंड की अगर बात कर लें तो एक पाउंड बराबर कितना होता है 453.52 ग्राम, यानी कि आधा किलो भी नहीं होता। एक पाउंड कहते हैं ना, 1 पाउंड का केक चाहिए, 2 पाउंड का केक चाहिए। केक खरीदने गए हो कभी, केक खरीदने जाओ, अगर बर्थडे मनाते हो ना भाई आप लोग, बर्थडे मनाने जाओ तो वो कहता है ना कितने पाउंड का चाहिए, बताना चाहिए, आप याद रहेगा तभी तो कहोगे। 1 पाउंड देख लो, ठग लेता है आपको, आधा किलो भी नहीं होता है, 453.52 ग्राम का होता है। एक कैरेट की बात करें तो 205.03 मिलीग्राम होता है। कैरेट हम सोने में यूज करते हैं, सोने की शुद्धता का मापने का पैमाना होता है कैरेट, ठीक है। एक कैरेट में क्या होता है आपके 205.03 मिलीग्राम होता है। एक नॉटिकल मील की अगर बात करें, नॉटिकल मील तो 1.852 किलोमीटर। ये जो नॉटिकल मील है ये समुद्र के जो दूरी होती है ना, जिसे अब हम लैंड पे अगर
मापते हैं तो कहते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। लेकिन समुद्र में जो हम स्थल से जो दूरी मापते हैं, स्थल से समुद्र की जो दूरी होती है उसको नॉटिकल मील में मापते हैं। ठीक है, तो नॉटिकल मील की बात हो गई 1.852 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे कुछ अन्य राशियां तथा उनके मात्रक की अगर बात करें तो जो है बल की अगर बात करें, बल का जो मात्रक है ये आपको बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। इन मात्रक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप हो जाते हो कंफ्यूज, नहीं बता पाते हो। कुछ अन्य राशियां तथा उनके मात्रक की बात कर रहे हैं तो बल की अगर हम बात करें, बल फोर्स की बात करें, फोर्स किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, ये 3 मात्रक हैं इसके। क्या? किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक मात्रक है ये। किलोमीटर, इसको लिख सकते हैं किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको हम न्यूटन भी कहते हैं, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को न्यूटन कहते हैं, या न्यूटन। ये दोनों मात्रक किसके हैं? बल के। चलिए, कार्य के अगर मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है। कार्य का क्या होगा? न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है। ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है, और कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। ठीक है, शक्ति की मात्रक करें, शक्ति का मात्रक होता है जूल बटे सेकेंड। क्या होता है? जूल बटे सेकेंड, जूल बटे सेकेंड, या लिखा है वॉट। तो ये आपके किसका मात्रक होता है? शक्ति, पावर। चलिए, दाब की अगर बात करें, किसकी? दाब की अगर बात करें तो दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी दाब का मात्रक होता है। पास्कल भी दाब का मात्रक है। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर भी आपका दाब का मात्रक होता है। चलिए आगे देखेंगे कुछ अदिश राशियां, कुछ भौतिक राशियां। ठीक है, सदिश राशियां और अदिश राशि। चलिए देखेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। कहते हैं निरूपित करने के लिए केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड, वही नंबर की बात है ना, 5 किलोमीटर, मैंने कहा 5 किलोमीटर, तो 5 आपका मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर आपका यूनिट। ठीक है, वही यहाँ पे समझेंगे। निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशि की बात कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम राशियों की बात करते हैं सदिश और अदिश राशियों में, तो इसमें 2 मेजर फैक्टर हैं। एक है आपका क्या? मैग्नीट्यूड, दूसरा है आपका डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्शन, गति की, दिशा की बात करें। पहला है आपका मैग्नीट्यूड, दूसरा है आपका डायरेक्शन। तो जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा वो अदिश राशि होती है। मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है और डायरेक्शन एब्सेंट है, वो आपकी अदिश राशियां होती हैं। लेकिन जिसमें इसी का जस्ट अपोजिट है सदिश राशि, इसमें आपके परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। जैसे मैंने कहा अदिश राशियों की बात कर ले, मैंने कहा कि 5 किलोमीटर जाना है। ठीक है, 5 किलोमीटर जाना है। अब ये इसको इससे नहीं मतलब है, ये इधर भी 5 किलोमीटर जा सकता है, इधर भी 5 किलोमीटर जा सकता है, इधर भी 5 किलोमीटर, इधर भी 5 किलोमीटर, इधर भी 5 किलोमीटर, और कहीं भी ये 5 किलोमीटर आपका जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके निश्चित होता है कि मैंने कहा 5 किलोमीटर जाना है, तो इनका फिक्स्ड होता है कि 5 किलोमीटर जाना है और किस दिशा में जाना है। ठीक है, इधर जाना है तो यहाँ पे पूरा 5 किलोमीटर फिक्स्ड होता है। ठीक है, कि दिशा भी इनकी निश्चित होती है। चलिए आगे देखेंगे, इसकी राशियों के बारे में पूछ लेता है कि अदिश राशि का कौन सा एग्जाम्पल है, सदिश राशि का कौन सा एग्जाम्पल है। पूछ लेता है कि आपकी विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो यहाँ पे हम समझेंगे द्रव्यमान की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा 5 किलो है ना, वेट की बात करें, यहाँ कहीं दिशा दिख रही है? 5 किलो की हमने बात की, तो 5 किलो क्या दिशा है? कहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपकी कौन सी राशि है? अदिश राशि। फिर मैंने कहा आयतन, आयतन में है आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 3 चीजें हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। किस दिशा में है ये नहीं पता। लंबाई कहीं भी होती है, हो सकती है आपकी ईस्ट में, वेस्ट में भी हो सकती है। ठीक है, चौड़ाई भी आपकी ईस्ट या वेस्ट में हो सकती है, फिक्स्ड नहीं है, दिशा का ज्ञान इसमें नहीं है। तो आयतन, द्रव्यमान, आयतन, विद्युत धारा, ताप और विशिष्ट उष्मा, ये एग्जाम्पल है आपके अदिश राशि की। सदिश राशि की अगर बात करें
कह रहा निरूपित करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे हमने कहा आवेग, संवेग, बल, त्वरण और विस्थापन। जैसे अगर विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब क्या? जैसे हम यहाँ खड़ेंगे और इतनी दूरी तक हम चले तो मेरा विस्थापन हुआ यहाँ से, है ना? दिशा, ये क्या नाम है, दूरी भी दिखा रहा है और दिशा भी दिखा रहा है, तो ये विस्थापन है ना। किसी भी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में हुए परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? विस्थापन। चलिए बात करेंगे मापक यंत्र एवं पैमाने की। ये कुछ मापक यंत्र है, यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ये प्रश्न रिपीटेड है प्रीवियस एग्जाम्स में। सोनार की बात करेंगे, इससे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। सोनार, SONAR, ठीक है। सोनार की बात करेंगे तो ये महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। साउंड एंड नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। ऑडियोमीटर की बात करेंगे, ऑडियोमीटर तो ये ध्वनि की तीव्रता बताता है, ऑडियोमीटर। अनीमोमीटर की बात करेंगे, अनीमोमीटर हवा की गति बताएगा। टाइकियोमीटर की बात करेंगे तो क्षैतिज दूरियों को मापने के लिए टाइकियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर पूछा गया है, पायरोमीटर की बात करेंगे, उच्च ताप के मापन में प्रयोग करते हैं, उच्च ताप के मापन में प्रयोग करते हैं। किसका? पायरोमीटर। पायरोमीटर किसका? उच्च ताप का मापन। पायरहेलियोमीटर, पायरहेलियोमीटर की बात करेंगे, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए यूज करते हैं। मैनोमीटर की बात करेंगे, मैनोमीटर ये गैसों का दबाव मापने में, मैनोमीटर का प्रयोग गैसों का दबाव मापने में करते हैं। बैरोमीटर की बात करेंगे तो ये वायुमंडलीय दाब की मतलब मेजर करता है, वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयोग करते हैं। ऑडोमीटर की बात करेंगे, ऑडोमीटर तो ये वाहन के पहियों द्वारा तय की दूरी को मापने में, वाहन की पहियों द्वारा तय किए गए दूरी को मापने में प्रयोग करते हैं ऑडोमीटर का। ओडोंटोमीटर की बात करेंगे, ओडोंटोमीटर ये विद्युतीय चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति मापने में हम प्रयोग करते हैं ओडोंटोमीटर। लैक्टोमीटर, लैक्टो वर्ड दूध से रिलेटेड है, ये दूध का अपेक्षित घनत्व मापने में प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो हमेशा नमी की बात करेगा, हाइग्रो जो है नमी की बात करेगा। वायुमंडल की आर्द्रता का मापन करेंगे हाइग्रोमीटर में। चलिए आगे बात करेंगे लक्समीटर। लक्समीटर यानी कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, लक्समीटर का प्रयोग कहां करेंगे? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। कैरेटोमीटर, मैंने कहा था कैरेट सोने की शुद्धता की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, सोने की शुद्धता बता रहा है कितने कैरेट का है। कैरेट कम होगा तो मतलब शुद्ध, उसकी अशुद्धियां बढ़ रही हैं, और कैरेट अधिक है, 24 कैरेट का जो सोना होता है प्योर सोना होता है ना, 24 कैरेट का सोना प्योर सोना होता है, लेकिन वो आप पहन नहीं सकते, वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसका कुछ बनता ही नहीं। 23 कैरेट 22 कैरेट जो होते हैं उसमें कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती है, तब जाके कोई भी आपके ज्वेलरी बनाई जाती है। तो यहाँ पे कैरेटोमीटर की बात करें तो ये सोने की शुद्धता को मापने में प्रयोग करते हैं। सिस्मोग्राफ बहुत बार पूछा, 50 बार पूछा होगा सिस्मोग्राफ। ये भूकंप मापी यंत्र है, कैसा यंत्र है? भूकंप मापी। फायदोमीटर की बात करेंगे, ये भी पूछा हुआ है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में प्रयोग करते हैं। गायरोस्कोप की बात करेंगे, गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु का पता लगाने के लिए गायरोस्कोप की बात करेंगे। अल्टीमीटर की बात करें तो समुद्र तल से विमान की ऊंचाई का पता लगाने के लिए, समुद्र तल से, समुद्र के तल से, समुद्र है ये, समुद्र है ये पूरा समुद्र है, तो इसके तल से ये जो विमान जा रहा है इसकी ऊंचाई का पता लगाने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। कुछ और मात्रक की बात करेंगे। चलिए कह रहा कुछ और मात्रक की बात करेंगे। नॉट की बात करेंगे अगर तो जहाज की चाल की माप, नॉट से क्या करते हैं? जहाज की जो चाल है उसका मापन करते हैं। नॉटिकल मील मैंने अभी बताया कि समुद्र से स्थल से समुद्र में जो हम
यात्रा करते हैं ना स्थल से समुद्र की दूरी, जैसे मान लीजिए यहाँ स्थल है और समुद्र में यहाँ कहीं जहाज जो शिप है वो स्थित है, तो ये जो बीच की दूरी है ना मापने के लिए हम नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त इकाई होती है। डेसिबल की बात करें तो ये ध्वनि की तीव्रता, जैसे कहा जाता है ना कि ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है आप जो है शादी विवाह में जो डीजे है ना डिग 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 वाली, ठीक है, तो उसको आप 70 डेसिबल 50 डेसिबल से 50 डेसिबल या 70 डेसिबल से ना बजाओ, क्योंकि आपके क्या होता है साउंड पोल्यूशन हो रहा है। तो डेसिबल का मतलब क्या है, हम ध्वनि की मात्रा मेजर करते हैं। चलिए पास्कल की बात करें तो दाब की यूनिट बताता है, वॉट की बात करें तो शक्ति का मात्रक है, अभी हमने ऊपर देखा था। वेबर आपका कई बार पूछा है, वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। कूलाम की बात करेंगे, ये भी पूछा हुआ है, वैद्युत आवेश की इकाई होती है कूलाम। ल्यूमेन की बात करें तो ज्योति फ्लक्स की इकाई होती है, इसकी ज्योति फ्लक्स की। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे आपके सामने है दूसरा चैप्टर, है ना, जिसको हम कह रहे हैं मैकेनिक्स। क्या बोल रहे हैं, मैकेनिक्स, यांत्रिकी की बात करेंगे। क्या, यांत्रिकी, मोशन। मोशन सभी पता है, सबको पता होगा लगभग व्यवहारिक भाषा में। मोशन, आप 1 किलोमीटर यात्रा कर रहे हो, क्या हो रहा है ना, आप किचन में खाना खाने गए हो, फिर पानी लेने गए, फिर ग्लास रखने गए, फिर बर्तन रखने गए, ये क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, गति हो रही है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में समझ लेंगे कि समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय, बॉडी की बात कर रहे हैं, निकाय यानी बॉडी की बात करेंगे, समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति, पोजीशन या स्थान में होने वाला परिवर्तन गति कहलाता है। मैंने कहा आपकी बॉडी है, आप गए किचन में, आप यहाँ बैठे थे आराम से सुकून से चेयर लगा के, है ना, फिर आपको लग गई भूख, आप आपकी बॉडी, उसका क्या है, स्थिति परिवर्तन। क्या कह रहा है, स्थिति या स्थान में परिवर्तन। तो स्थिति, आप बैठे थे एकदम बढ़िया ऐसी मुद्रा में, है ना, अच्छी खासी, फिर आपके स्थान में परिवर्तन, आप वहां से उठ के किचन में गए, स्थान चेंज हो रहा। तो मैंने कहा कि किसी बॉडी यानी कि समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति या स्थान में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। चलिए गति के प्रकार पढ़ लेंगे कुछ। पहला है आपका अस्थांतरीय गति, इसको हम कहेंगे ट्रांसलेटर मोशन। क्या कहेंगे, ट्रांसलेटर मोशन। चलिए पहला देखेंगे, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, ऐसी गति को कहते हैं अस्थांतरीय गति। जैसे कोई वस्तु यहाँ है, वो यहाँ से एकदम बिल्कुल सीधे इधर गति कर रही है, तो उसको कहेंगे अस्थांतरीय गति। जैसे सीधी पटरियों पर चलती हुई रेलगाड़ी, ऐसे पटरियां हैं सीधी सीधी, इसी के ऊपर क्या कर रही है, रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे अस्थांतरीय गति, ट्रांसलेटर मोशन। अगर दूसरे घूर्णन गति की बात करेंगे, रोटेटरी मोशन, घूर्णन गति या रोटेटरी मोशन की बात करें तो किसी अक्ष के परितः गति को घूर्णन गति कहते हैं। किसी अक्ष के परितः गति को घूर्णन, किसी अक्ष, जैसे ये कोई वस्तु है और इसके चारों तरफ कोई चीज घूम रही है, ठीक है, इसके चारों तरफ अगर कोई चीज घूम रही है तो इसको हम कहेंगे क्या, रोटेटरी मोशन यानी कि घूर्णन गति। इसका एग्जांपल जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी अपने ही अक्ष पे क्या करती है, ये परिभ्रमण हो गया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये सन है, ये सन है, और ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी ये इसके चारों तरफ घूमती है ना, इसके चारों तरफ, तो ये जो चारों तरफ घूम रही है परिभ्रमण कहलाता है। लेकिन ये जो अपने अक्ष पे घूमती है ना, ऐसे ऐसे घूमते हुए जाती है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूमते हुए जाती है, ठीक, इसका रोटेशन यहां से हो रहा है। जैसे हम है, अगर हम किसी वस्तु के चारों तरफ घूमे, जैसे ये पेन आप देख रहे हो, इसके चारों तरफ मैंने उंगली घुमाई, ठीक है, तो ये आपका क्या है, परिभ्रमण। आपने नियम से पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तब भी फिर भी आप समझो, ये कोई वस्तु है, इसके चारों तरफ उंगली घुमा रहा है, ये परिभ्रमण है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पे अपने ही अक्ष पे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा,
अपने अक्ष पर घूमना, हम अपने अक्ष पे घूम रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे किसी परिक्रमा करनी है, तो हम ऐसे ही घूमते, ऐसे से घूमते घूमते परिक्रमा करें, अगर ऐसे ऐसे घूमते घूमते, तो हम अपने अक्ष पे घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये ही कह रहा कि घूर्णन गति यानी कि जो अपने अक्ष पे घूमेगा, किसी अक्ष के परितः गति को हम कहते हैं घूर्णन गति, ठीक है। रोटेटरी मोशन। कंपनीय गति की बात करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन की बात करें, किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति कंपनीय गति कहलाती है, ठीक है। किसी निश्चित बिंदु के, किसी निश्चित, बीच में निश्चित बिंदु है और इसके इधर और इधर गति हो रही है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कंपनीय गति। जैसे लोलक घड़ी अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, लोलक घड़ी ऐसे होती है ना, ऐसे इधर जाती है और इधर, है ना, इधर इधर ऐसे गति करती है कि नहीं करती है। तो वही कह रहा है कि किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर, ये निश्चित बिंदु है, इसके इधर भी गति हो रही है और इसके इधर भी गति हो रही है। तो वही कह रहा है कि किसी निश्चित बिंदु के इधर और उधर कंपनीय गति को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक। इधर उधर गति को क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। जैसे लोलक घड़ी का अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ गति करना। चलिए प्रक्षेप्य गति की बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें कहेंगे पथ गति परवलयाकार। चलिए इसमें देखेंगे पथ गति। पथ गति की अगर बात करेंगे, पर प्रक्षेप्य गति में ही पथ गति की अगर बात करें, पथ या गति की बात करें, परवलयाकार, तो पृथ्वी से फेंके गए किसी पिंड की, पृथ्वी से फेंके गए किसी पिंड की पृथ्वी के समांतर गति। पृथ्वी से कोई पिंड फेंका गया, वो पृथ्वी के समांतर ही गति कर रहा, जिसका पथ परवलयाकार होता है, तो वह वैसी गति क्या कहलाएगी, आपकी प्रक्षेप्य गति कहलाती है। आगे बात करेंगे नोट। नोट में कुछ पॉइंट है, देख लेंगे। कण या वस्तु जो फेंकी जा रही है, अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए इसे 45 डिग्री से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे डिस्टेंस यानी कि दूरी की। गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को, डिस्टेंस तो सभी जानते होंगे, दूरी। गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। अरे भाई कोई भी वस्तु अगर आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, तो गति तो करेगी ही ना। हमको अगर 100 मीटर चलना हो तो हम हिलेंगे कि नहीं, मोशन होगा कि नहीं। तो वही कह रहा है कि गति करती हुई वस्तु के द्वारा, और एक हम निश्चित दूरी भी तय कर रहे हैं। मैंने कहा 100 मीटर चलना है, हम हिल डुल भी रहे हैं, भाई हिलेंगे नहीं, पैर नहीं हिलेगा तो हम पहुंचेंगे कैसे, है ना। अगर नहीं पैर हिलाए तो जगह खड़े रहेंगे ना। मोशन हो रहा है, हम चल रहे हैं, तो हमारे बॉडी में मूवमेंट हो रही है और हम एक निश्चित दूरी पहुंच जा रहे हैं। 100 मीटर की हमने दूरी तय की, तो ये आपकी दूरी क्या कहलाएगी, ये लंबाई क्या कहलाएगी, संपूर्ण मार्ग की लंबाई क्या कहलाएगी, आपकी गति, डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम विस्थापन की। डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे ये हमारा एक टेबल है, ठीक है, क्या है ये एक टेबल है। हमने कह रहा है ये किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती। हमने इस टेबल को दे दिया धक्का, क्या दे दिया, धक्का। अब ये क्या होगा, ये आपके यहां से यहां आ गई, ठीक है, इसको हमने धक्का दे दिया, ये आपकी यहां से यहां आ गई। तो ये आपकी प्रारंभिक अवस्था थी और ये आपकी अंतिम अवस्था है, ये इसकी अंतिम अवस्था और ये इसकी प्रारंभिक अवस्था थी, है ना, प्रारंभिक अवस्था। तो ये बीच में जो आपके डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो स्थिति का परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो बीच की आपकी दूरी है, यही आपका विस्थापन कहलाती है, ठीक है। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के जो बीच की दूरी है, यही आपकी विस्थापन कहलाती है। चलिए यह सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब एक एक राशियों का हम डिस्कशन कर रहे हैं अच्छे से, तो समझते चलेंगे। कैसी राशि है, सदिश राशि है। पूछा जाता है विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है,
या शून्य भी हो सकता है। भाई अब किसी भारी चीज को खिसकाओ, अगर वो नहीं खिसकेगा तो आपकी कैसी हो जाएगी, उसका मान कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आपने खिसकाया, खिसक गया, उसकी जो है दूरी में वृद्धि हो गई, तो क्या हो गया, मान उसकी धनात्मक हो गई। और बिल्कुल भी नहीं खिसका तो शून्य हो जाएगी। चाल की बात करेंगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल की बात करेंगे, समयांतराल में तय की गई दूरी को हम कहते हैं चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। चाल का ये फॉर्मूला याद रखेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल एक अदिश राशि है, चाल पूछा है, बार बार पूछा है, चाल सदिश राशि है या अदिश राशि, क्या कहेंगे, अदिश राशि। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि इसमें आपका मैग्नीट्यूड है लेकिन दिशा नहीं होता, ठीक है, दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होती है। चलिए वेग की बात करेंगे, वेलोसिटी। किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में, देखिए शब्दों पे बहुत ध्यान देंगे, किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा, किसी निश्चित दिशा निश्चित है और वस्तु कैसी है, गतिशील है और उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी। ठीक है, अब ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि होती है। जब भी दिशा की बात करेगा, दिशा प्रेजेंट है यानी कि वो सदिश राशि होती है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, इसको याद रखेंगे, फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखेंगे, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। चलिए यहां तक रही हमारी आज की क्लास, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।